जिंदाबाद ज्यादा जोर से लग रही थी, भारत माता की कमजोरी से लग रही है। ये तो ठीक नहीं है ना भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की। मैं थोड़ी एक चर्चा मेरी हुई है भाई साहब से, तलखू बाबा का जो स्टेच्यू बन रहा है, तो मैंने कहा कि रिश्तेदारी के हिसाब से ही आपका भी योगदान हो जाए। एक तो मैंने रोड दी है, तो रोड मैंने मुख्यमंत्री की घोषणा में, और दूसरा कुछ सहयोग राशि है, ये मैंने उनसे प्रार्थना की है, उस पर भी विचार करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, सक्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय श्री सूबेदार सिंह सिकरवार साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मुंशीलाल जी, आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह जी, निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय श्री रघुराज सिंह कंसाना जी, विधायक कमलेश जाटव जी, और इस मौके पर हम सब के मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज बूथ विस्तार योजना के अंतर्गत जो समितियां हमारी बनी हैं, उन सब समितियों को यहां बुलाने का प्रयत्न और साथ में होली का मिलन और उसके साथ में सुस्वादु भोजन, ये सब इंतजाम सूबेदार सिंह सिकरवार जी ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूं। बूथ विस्तार योजना में हम सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। आमतौर पर चुनाव के समय बूथ पर जाने की योजना बनती थी, लेकिन चुनाव आते आते वो बिखर भी जाती थी। इस बार चुनाव नहीं है, फिर भी कार्यकर्ता गांव जाए, यह संकल्प पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती के अवसर पर लिया और इस संकल्प को पूर्णता प्रदान करने में जो मुरैना जिले के कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, उसके लिए मैं जिलाध्यक्ष जी और आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी इसी कार्यक्रम के निमित्त राशि एकत्रित करने का काम चल रहा है। मंडल के माध्यम से ये जानकारी सभी लोगों को मिली होगी। कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी काम होना और शेष है, तो ये काम भी पूरा हो
यह हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। आमतौर पर किसी भी इमारत को बनाया जाए तो एक व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी इमारत को बना सकता है, अगर लक्ष्मी जी की कृपा उस पर है तो। एक इमारत एक व्यक्ति के साधन से बने और एक इमारत समाज में हजारों लोगों के साधन से बने, तो दोनों इमारतों में ज्यादा ताकत उसकी होगी जिसमें ज्यादा हजार हाथ लगे होंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम करती है तो उसकी कोशिश होती है कि इस काम को पूरा करने में सभी का योगदान हो। और इसलिए प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मंत्र की बात करते हैं तो ये सिर्फ नारा नहीं होता। ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे शब्द हैं, अगर इन शब्द के अर्थ को कोई व्यक्ति अपने भीतर अंगीकार कर ले और मन से उसको स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से वो सबके साथ रहकर सबका विकास करने में सफल हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आप सबने महसूस किया होगा, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो गरीबों के उत्थान की बात नहीं करती। जब से देश आजाद हुआ है, गांव, गरीब, किसान, उसका उत्थान, ये बातें 70 साल से लगातार चलती रही है। लेकिन 70 साल गुजर गए, ये हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में सिर्फ एक ही अंतर है, बाकी पार्टियां कहती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहेगी तो जनता स्वीकार कर लेगी। लेकिन अगर बात आत्मा से कही जाए तो ही व्यक्ति के भीतर स्वीकार होती है, और अगर आर्टिफिशियल भाषण हो तो उसका कोई असर होता नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मध्य प्रदेश में तब्दीली आई है वो 2003 से पहले भी आ सकती थी। यह क्यों नहीं हुआ? यह इसीलिए नहीं हो सका कि जवान पर बात कुछ और थी और मन में बात कुछ और थी। जब कथनी और करनी में एक रूपता होती है तो ही कोई निर्माण आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा के नहीं पहुंचा? नरेंद्र मोदी जी की तो रसोई गैस की फैक्ट्री है नहीं। यही सरकार है, यही प्रकल्प है, यही कारखाने हैं, यही गैस के सिलेंडर हैं, यही सारा कुछ पहले से था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, तो नरेंद्र सिंह तोमर के घर में गैस सिलेंडर पर रसोई बनती है तो गरीब आदिवासी के घर में भी रसोई गैस का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए? हम कहा करते थे गरीब आदमी को घर दिया जाएगा। 70 साल में घर मिला क्या? आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने तय किया कि सबका साथ, सबका विकास तभी होगा जब मेरे पास अपना घर है तो गरीब आदमी के पास भी अपनी छत होनी चाहिए।
अभी आपको आश्चर्य होगा, अपने पड़ोस में ही है श्योपुर जिला। श्योपुर जिला में बड़ी मात्रा में शहरी आदिवासी है। मैंने वो जीवन अपनी कम आयु में देखा है। मैं पार्टी का काम करने के लिए 1 महीना श्योपुर और 1 महीना विजयपुर, इन 2 विधानसभाओं में आज से 30 साल पहले गया था। मैं समझता हूं कि जिस पानी को हम नहीं देख सकते, उस पानी को छानकर आदिवासी महिला पीती थी। देख नहीं सकते हम, ऐसे पानी को पीती थी। घर होना तो बहुत दूर की बात है। आवास योजना के अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, देश भर के सभी जिलों को आवास देने का काम किया हमने। 3 करोड़ मकान देश में बनाए। अभी योजना चल रही है, बाकी लोग उसमें जो पात्रता रखते हैं उन्हें मकान मिलने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री था तो मैंने एक प्रोजेक्ट मंजूर किया था कि मुझे लगता था कि श्योपुर का कोई भी आदिवासी बिना घर का नहीं बचना चाहिए। तो उस दिन 19,766 लोगों को आवास देने का काम अकेले श्योपुर जिले में। ये क्यों हो सका? ये इसीलिए हो सका कि हमारा दल और हमारा नेतृत्व के लिए सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये वो मंत्र है जिस मंत्र की साधना के आधार पर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया गया। आमतौर पर स्थिति ये रहती है, गांव में बिजली तो होती है लेकिन कनेक्शन देने का काम एमपीवी नहीं करते। जहां घरों में कनेक्शन नहीं था वहां भी रोशनी देने का काम किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर देखें तो एक जमाना था जब हमारे तमरगार से सिकरवारी में लोग आते थे तो 1 आध हफ्ते का टाइम होता था तो ही शादी में और तेरही में आते थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि सवेरे जाएंगे और संध्या को लौट आएंगे, क्योंकि रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी। अब 2 घंटे के भीतर मुरैना में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कहीं भी आके जाके लौट। यह सबका साथ सबका विकास जो भावना है उसके अंतर्गत ये काम हुआ है। गांव में भी अगर आप देखेंगे तो गांव के लोग अपना पानी दूसरे के घर पर भेज दें और नाली का निकास नहीं होने दें। उन गांव का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत गांव में भी सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का काम अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आजीविका प्रदान करने का जो प्रयास आज देश भर में चल रहा है, एफपीओ परियोजना के माध्यम से, सीएससी के माध्यम से जो कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, यही आने वाले कल में नए इंडिया को जन्म देगा। कई बार हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं नया इंडिया क्या है? नए इंडिया का मतलब यह है जौरा के एक गांव में बैठा हुआ आदमी जब उसको मुरैना और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म हो जाए, यही न्यू इंडिया है। और ये खत्म हम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से पहले मैं मुद्रावजा में था। मुद्राजाओं में जाके कोई एफपीओ को देखे, बैंक नहीं है
लेकिन बैंक का लेन देन आप कर सकते हो। पशु अस्पताल नहीं है, लेकिन टेलीमेडिसिन के माध्यम से पशु की चिकित्सा आप कर सकते हो। कृषि में कोई बीमारी है, उसका इलाज आप करवा सकते हो। सॉइल टेस्ट आप करा सकते हो। हर सुविधा मुद्राजाओं में उपलब्ध हो, यहीं से नए भारत की नींव प्रारंभ हो रही है। किसानी के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आपके आएगा, एमएसपी तो बहुत पहले से थी, लेकिन हर साल एमएसपी बढ़ती नहीं थी। स्वामीनाथन साहब की कमेटी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री कार्यकाल में बनी और 2007 में स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस पर स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि किसान को जो एमएसपी है वो उसकी लागत आती है, उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए। 7 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। बात किसानों की कोई कितनी भी करे, कर्ज माफी का नारा कितना भी दे, अरे एक बार किसी का 50,000 रुपए का कर्ज माफ हो भी गया तो उससे क्या उसका कोई जीवन सुधरने वाला है। लेकिन अगर एमएसपी पर 50% मुनाफा घोषित करके एमएसपी का भाव मिल जाए तो वो किसान को हर साल मिलेगा और हर साल उसकी आमदनी बढ़ेगी। यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। किसान ने परिश्रम किया, बम्पर पैदावार की, सरकार ने बम्पर खरीद की, एमएसपी को बढ़ाया। देश में किसी ने भी ये मांग नहीं की थी कि किसान सम्मान निधि हमें दी जाए। कोई भी पार्टी का नेता हो, वो किसान को अन्नदाता कहते तो नहीं थकता, लेकिन अन्नदाता से अन्नदाता जैसा व्यवहार कभी सरकारों ने नहीं किया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया सम्मान निधि देने की घोषणा की। उसके पीछे लॉजिक ये है कि कुल मिला के वो 6,000 रुपया देना भी चाहते हैं और अन्नदाता को सम्मान भी देना चाहते हैं। पहले के टाइम में अगर आप देखते कि अगर सरकार से 6,000 रुपया किसान को चाहिए तो तहसील में और विकास खंड कार्यालय में कितनी जोड़ी चप्पल घिस जाती, तब 6,000 रुपया उसे मिलते। चप्पलें भी घिस जाती, फिर भी 6,000 मिलते कि नहीं मिलते ये भी तय नहीं है। लेकिन आज नियत साफ होती है तो एक बटन दबाकर 10 मिनट के अंदर 20,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम करते हैं। आज एमएसपी पर खरीद होती है, किसान के खाते में पैसा आता है कि नहीं आता? पहले तो बाजार में मिले न मिले, कितना मिले, कैसे मिले, किसान के दृष्टि से भी लगातार इस बात का प्रयत्न किया गया है कि किसान की आमदनी निरंतर बढ़े। डीएपी पर आज 1,650 रुपया एक कट्टे पर सब्सिडी देती है केंद्र सरकार। आपको कट्टा 1,200 में मिलता है। 1,200 रुपए में आपको तब मिलता है जब सरकार आपके उस कट्टे के खाते में 1,650 जमा करती है। 266 रुपए का यूरिया आपको तब मिलता है जब एक कट्टे पर 3,500 रुपया सरकार जमा करती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया हम केमिकल फर्टिलाइजर के लिए उपयोग करते हैं, तो किसानों को जैविक खेती की ओर जाना चाहिए, प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। आज सब जगह बात चलती है साहब, बाकी कछु हो ना हो लेकिन गैयों से बचाओ। अब बात तो बढ़िया है,
आप लोगों ने भी मुंडी हिलाई, लेकिन गैया जो है शिवराज सिंह चौहान ने तो नहीं भेजी आपके यहाँ, नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं भेजी। गैया तो आप में से ही किसी की है ना। बस अंतर इतना है कि आपने गाय का दूध निकाला और दूसरा का खेत चरने के लिए छोड़ दिया। तो अपनी संपत्ति को दूसरों के नुकसान के लिए अगर छोड़ने की हमारी मानसिकता रहेगी तो नुकसान होगा, एक बात। दूसरी बात, धरती पर जो कुछ भी है वो एक दूसरे का पूरक है। गाय का मल, भैंस का मल, इवन आदमी का भी जो मल है वह भी एक तौर से अगर कोई देखे तो उसकी कीमत सोने के बराबर हो सकती है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग पर आए, प्राकृतिक खेती पर आए, तो प्राकृतिक खेती में खाद के लिए और फर्टिलाइजर के लिए आपको कुछ भी बाजार में लेने जाने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती में गाय का गोबर, गाय का मूत्र, बेसन, गुड़, नीम का छौरा और एक किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये सब चीजें घर में उपलब्ध रहती हैं। हर घर में गुड़ है, हर घर में बेसन है, हर घर के आसपास पेड़ है। अगर गाय को बांध लो और गाय का गोबर और गौमूत्र उसी से खेती करने लगो तो यूरिया और डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई भी उत्पादन में भी कमी नहीं आएगी। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं। एक प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता है कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाओ और गाय का घर में बांध के उपयोग करो, लेकिन प्रधानमंत्री की बात भी अगर हम सुनने को तैयार नहीं होते हैं तो फिर तो परेशानी भुगतना ही पड़ेगी। दूसरा, जब गाय को भगवान ने बनाया होगा तो गाय के मूत्र में उसने इतनी ताकत डाली होगी कि उसे अंदाज होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य बहुत स्वार्थी हो जाएगा और गाय से, देसी से अगर दूध नहीं मिलेगा तो गाय को छोड़ देगा और गाय समाज के लिए अभिशाप बन जाएगी। इसलिए भैंस के गोबर में नहीं है वो तत्व, भैंस के मूत्र में नहीं है, और जितनी 20-20 लीटर वाली गैया हैं इनके भी मूत्र में नहीं है। जो हमारी 5 किलो 2 किलो दूध वाली जो गाय है उसके गौमूत्र और गोबर में ऐसा मान के चलो सोना है। बशर्ते हम उसका उपयोग करें। अगर हम उपयोग करेंगे तो लागत बचेगी, लागत बचेगी, खेती में आमदनी बढ़ेगी और गैया छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति का जब असंतुलन होगा तो उसकी परेशानी तो मनुष्य को ही झेलना पड़ेगी। अगर आज अंधाधुंध पेड़ की कटाई होगी और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो जैसे कोरोना में सांस रुक गई थी और हाई ऑक्सीजन लोग चिल्ला रहे थे, तो ये संकट आपको झेलना पड़ा। कोरोना ने बड़ा सबक दिया है। किसी भी समय ऑक्सीजन कम हुई तो उससे मरेगा कौन? चौपे भी मर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले, चौपे से पहले आदमी मरेगा। इसलिए प्रकृति के साथ तालमेल हमारा हमेशा रहना चाहिए। सरकार उन योजनाओं को इंगित करके काम कर रही है। अच्छी सरकार कौन सी होती है? जो अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखे, जनता की आवश्यकताओं को समझे, जनता में गैर बराबरी को दूर करे, जनता का जीवन जीना सुगम करे, छोटी छोटी सुविधाएं भी जनता तक पहुंचे और गरीब आदमी का सम्मान करना यह सरकार की प्राथमिकता पर रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। दूसरा, सरकार का कर्तव्य होता है
कि उसका देश दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो आप सबने देखा होगा, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय मनमोहन सिंह जी भी विदेश तो जाते ही थे कि जो प्रधानमंत्री रहेगा उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन मनमोहन सिंह जी जब विदेश जाते थे तो न तो देश में हलचल होती थी, न दुनिया में हलचल होती है। और आज अगर नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो दुनिया का हर देश का प्रधानमंत्री टीवी खोलकर रखता है, पता नहीं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया को क्या संदेश देना है। हमने अपनी ताकत को स्थापित किया, अपनी साख को स्थापित किया। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान में सरकार हिल रही है। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदुस्तान की विदेश नीति उत्तम है। हिंदुस्तान की विदेश नीति जनता के प्रति जवाबदेह है। हिंदुस्तान की मिलिट्री बहुत बहादुर है। हिंदुस्तान की आर्मी अपने देश की जनता को रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर बोलने की स्थिति में आया तो क्यों आया, ये हमारे विचार का विषय होना चाहिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हम रूस के मित्र हैं, हमारी शक्ति रूस के साथ है, हम अपनी वचनबद्धता को भी निभा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने दुनिया के राजनीतिक मंच पर यह भी कहा कि हम मित्रता आपसे निभाएंगे, लेकिन अगर मानव कल्याण के लिए जरूरत पड़ेगी तो यूक्रेन को भी दवाई और खाद्यान्न भेजने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये भारत की सभ्यता है, संस्कृति है। अगर कोई आदमी संकट में है तो संकट में उसकी मदद करना ये हमारी सभ्यता का परिचायक है। इसलिए ये कहने में भी हमने संकोच नहीं किया। यूक्रेन भी सोचता है मोदी जी हस्तक्षेप करेंगे तो युद्ध रुक सकता है। अमेरिका भी सोचता है नरेंद्र मोदी जी हस्तक्षेप करेंगे तो युद्ध रुक सकता है। अगर आज ये राजनीतिक मंच पर हमारी हैसियत खड़ी है तो ये भारत की बड़ी सफलता है। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। बीच बीच में पहले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। राजनीतिक विद्वेष के कारण राज्य सरकारों को बार बार भंग किया गया। उसके कारण पूरे 5 साल चुनाव होते रहते हैं। अभी 5 राज्य के चुनावों से निपटे, अब 5 राज्य के चुनाव फिर नवंबर में। दिसंबर में वहां की सरकारें बनेंगी, फरवरी में बजट सत्र होगा, उसके बाद फिर नवंबर 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है। पूरे 5 साल चुनाव होते रहते हैं। अगर चुनाव के प्रचार में जो ताकत लगती है, अगर वह पूरी ताकत एक साथ चुनाव हो जाए तो एक ही बार लगेगी, और एक ही बार लगेगी तो हर साल लगने वाली ताकत बचेगी, और वो ताकत बचेगी, वही ताकत हिंदुस्तान को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के काम आएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब कार्यकर्ता जो बूथ तक हैं, वो सिर्फ इतना ही नहीं समझें कि हमारी जिम्मेवारी चुनाव तक है, या हमारी जिम्मेवारी नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद लगाने तक है। हम सबकी जिम्मेवारी है इस देश को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना। हिंदुस्तान
140 करोड़ लोगों का देश है। अगर एक आदमी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम चलता है तो देश 1,40,00,000 करोड़ लोग हमारे यहाँ है तो 280 लाख तक हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी जब सबके प्रयत्न की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का कदम देश की हर नीति के कदम के साथ मिलना चाहिए और जब ये मिलेगा तो निश्चित रूप से करोड़ों कदम हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और देश को हम श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते। तो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता वह सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है। बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को पूरा करना। बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बनाई हुई नीतियों को देश में पूरी तरह अमली जामा पहनाना। बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कुशाभाऊ ठाकरे की कल्पना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का समर्पित संगठन तैयार करना। ये बड़ी अहम जिम्मेवारी है और इसलिए आपने देखा होगा आप लोग मेरे जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, लेकिन मैंने आपको डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे का नारा लगाया। ये मैंने इसलिए लगाया कि पॉलिटिक्स में काम करने वाला जो कार्यकर्ता है उसके ध्यान में ये रहना चाहिए कि मेरी पार्टी के कार्यक्रम में नारा कौन सा लगना, किसका लगना, कितनी मात्रा में लगना। अगर नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद का नारा लगे और दीनदयाल उपाध्याय का नारा न लगे तो मैं समझता हूं हमारे संगठन की कहीं ना कहीं सफलता अधूरी है। दीनदयाल उपाध्याय हमारे जहन में रहना चाहिए। उन्होंने वैचारिक धरातल हमको दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जहन में रहना चाहिए। धारा 370 हमने 2019 में आके खत्म की, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान धारा 370 समाप्त करने के लिए 1953 में किया। कौन सोच सकता था उस समय 1953 में? चारों तरफ कांग्रेस थी, एक तरफा सरकार थी, जनता में कोई हमको घास डालने वाला नहीं था। वो कौन सा जज्बा था डॉक्टर मुखर्जी के अंदर जिसके कारण उन्होंने आंदोलन भी किया, अपने प्राणों का उत्सर्ग भी किया, धारा 370 हटाने की मांग भी की। और मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर मुखर्जी का 53 में बलिदान नहीं हुआ होता तो आज भारत के नक्शे पर भी कश्मीर नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी की शहादत जब हुई उस समय कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहरा था। उस समय कश्मीर का झंडा अलग था। आज हम कश्मीर का मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं वो अपने आप को कश्मीर का प्रधानमंत्री कहता था। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून कश्मीर पर लागू नहीं होता था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है, जिस बलिदान ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया और उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप तिरंगा झंडा वहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार वहां पहुंचा और हिंदुस्तान की सरकार को विवश कर दिया डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान ने कि कश्मीर में जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसको मुख्यमंत्री लिखने के लिए विवश हुआ। कैसे भूल सकते हम डॉक्टर मुखर्जी को? अगर ये बलिदान हमें ध्यान नहीं है तो हमारी प्रेरणा क्या हो? कुशाभाऊ ठाकरे जी का तपस्वी जीवन अगर हमारे जहन में नहीं है
तो हम पार्टी के प्रति निष्ठ कैसे हो पाएंगे? दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद अगर हमारे जहन में नहीं है तो हमारे वैचारिक धरातल का क्या होगा? इस दृष्टि से हम सब कार्यकर्ताओं को छोटा छोटा साहित्य पढ़ना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमेशा यह बात कही है, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, सत्ता हमारे लिए साधन है। देश हमारा लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में चुनाव होंगे तो जीतने के लिए लड़े जाएंगे। जब हम जीतेंगे तो सरकार बनेगी और सरकार रूपी जो अस्त्र है, इस अस्त्र का इस्तेमाल हमको गरीब के आंसू पहुंचने के लिए करना चाहिए और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए करना चाहिए। मैं समझता हूं हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों की कल्पना, स्वप्न और विचार को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तभी तो गांव में बैठे हुए गरीब को अपना आवास मिल रहा है और 370 जैसी चुनौती को धड़ाम से खत्म करने का काम भी किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। और अभी यात्रा अधूरी है, लंबे समय तक यात्रा करनी है। आज राजनीति दो ध्रुवों पर है। एक ध्रुव भाजपा का है जो तमाम सारी विकृतियों को परास्त करके देश को आगे ले जाना चाहता है। एक ध्रुव वो है जो देश को आगे बढ़ने नहीं देने का पक्षधर है। ताकत आप सब लोगों को लोग दिखाई देते ही होंगे। अब ये सोचने का कोई कारण नहीं रहा कि हम ऐसी राजनीति करें कि अरे नहीं वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। धारा 370 का अगर कोई विरोध करे तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? राम मंदिर निर्माण का कोई विरोध करे तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? समान नागरिक संहिता का कोई विरोध करे तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करे वो अच्छा कैसे हो सकता है? आर्मी के जनरल को कोई गुंडा कहे वो अच्छा कैसे हो सकता है? ये भाव हम सबके मन में होना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ईश्वर की कृपा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आए हैं। हमको किसी ने नहीं कहा कि भाजपा में आप काम करो। हमें भाजपा अच्छी लगती है तो हम भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमको इस बात का गर्व भी है कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जो दल भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस गर्व और प्रतिबद्धता को अपने जहन में संभाल कर रखें और जब जरूरत पड़े तो विचार के लिए संघर्ष करें। हमारा बूथ पर बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए काम करेगा तो चुनाव जीतना उसके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।